जब पानी नाक के ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर मास वायलेंस ही होगा, जैसे बहुत सारे देशों में हुआ है, इतिहास में बहुत जगह हुआ। सरकार जो है अपने ही लोगों को, अपने ही आइडियोलॉजी के लोगों को पुश करती है, और उसमें एक क्राइटेरिया सरकार के सामने ये भी है कि भाई मुसलमान ना बन जाए जज। तो मुसलमानों को वो कभी ओके करती ही नहीं है। हमने तो ये देखा है, जब भी कोई मुसलमान जज का रिकमेंडेशन कोलिजियम करता है तो सरकार मना कर देती है या बैठी रहती है, उसको ओके नहीं करती है। एक आध बन गए हैं अपवाद के तौर पर, एक आध बने हैं। एक को तो इन्होंने गवर्नर भी बना दिया जिन्होंने अयोध्या का जजमेंट दिया, नज़ीर साहब को। तो ये एक प्रॉब्लम है। और अब तो असल में ये हो गया है कि कोलिजियम भी समझ गया है कि भाई अगर सरकार किसी को नहीं चाहती तो हम रेकमेंड करेंगे भी तो सरकार अपॉइंटमेंट होने ही नहीं देगी, और फिर हम लोग यूनानिमस रीइटरेशन कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 में से 1 में एक सरकारी जज तो होता ही है। तो इसलिए अब वो रेकमेंड कर भी नहीं रहे हैं मुसलमानों का, क्योंकि उनको पता है कि सरकार तो इसको सेलेक्ट करेगी नहीं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, आई नो दैट। इनफैक्ट पहले तो ये क्राइटेरिया ले डाउन करें ना कि भाई किस आधार पर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेलेक्ट करते हैं। इन्होंने तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं ले डाउन किया। अगर आप किसी चीफ जस्टिस से पूछें कि भाई आप क्या देखते हैं, वो बोलेंगे मैं कॉम्पिटेंस देखते हैं और इंटेग्रिटी देखते हैं। तो सवाल यह है कि क्या यही 2 रेलेवेंट क्वालिटीज़ हैं, और आप जुडिशल टेम्परामेंट क्यों नहीं देखते? बहुत सारे जजेस हैं जो कॉम्पिटेंट हैं लेकिन जुडिशल टेम्परामेंट नहीं है। आप ये क्यों नहीं देखते कि भाई इनको कोई इंडिया के सोशो इकोनॉमिक रियलिटी की कोई अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है? वो भी एक रेलेवेंट क्वालिटी है। इंग्लैंड में तो उन्होंने 15 क्राइटेरिया ले डाउन किए हैं, जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है वहाँ का, कि भाई हम ये 15 क्वालिटीज़ देखते हैं, सब में नंबर देते हैं, तब हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं किया। और फिर आप कॉम्पिटेंस कैसे देखते हैं? क्या आपने उसकी यार्डस्टिक तय करी है कॉम्पिटेंस देखने की? कुछ भी नहीं। आप इंटेग्रिटी कैसे देखते हैं? वो कहते हैं आईबी रिपोर्ट। आईबी रिपोर्ट तो सब बकवास होती हैं, हम सब जानते हैं। एक बार आईबी रिपोर्ट ने एक जज को बोल दिया था कि भाई ये तो अल्कोहलिक है क्योंकि ये बूज़र है। उसका नाम, निक नेम कॉलेज में लोगों ने ऐसे ही बूज़र बूज़र लिख दिया था, लेकिन वो तो अल्कोहल टच भी नहीं करता था। सुदर्शन मिश्रा नाम का एक जज था, लेकिन आईबी ने लिख दिया कि ये तो अल्कोहलिक है, इसलिए इसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ है। रिटन एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि लोअर जुडिशरी, ज़्यादातर तो जजेस शुड बी ऐसे, ये हाई कोर्ट के लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स करने से वैसे तो कई अच्छे जजेस भी आए हैं, लेकिन आपका शुरू से अगर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ठीक हो तो उसी फनल से फिर ऊपर 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 जाने चाहिए। और आप शुरू में आप ये देखिए, एक्चुअली जज के लिए क्या क्वालिटीज़ चाहिए? जज के लिए रीजनेबल इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो चाहिए। रीजनेबल इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, ऑफ कोर्स ऑनेस्टी, एंड रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशो इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द कंट्री, एंड ऑफ कोर्स जुडिशल टेम्परामेंट। अब आप इसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट बना सकते हैं इन क्वालिटीज़ को टेस्ट करने के लिए, और उस एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आप सेलेक्ट करिए एट द लोएस्ट लेवल, और वहीं से फिर आप धीरे 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 ऊपर ले जाइए। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम जो है वैसे ठीक नहीं है। वैसे फॉर्चुनेटली उसमें कई सारे जो डायरेक्ट अपॉइंटीज़ हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हम देखते हैं जितने लोग डायरेक्टली लॉयर से अपॉइंट हुए हैं टू द सुप्रीम कोर्ट, ऑन एन एवरेज वो बेटर रहे हैं। लेकिन ये इस वजह से है क्योंकि आपका नीचे से सिस्टम ठीक नहीं है। अगर नीचे से सिस्टम आपका ठीक होता तब फिर उसी के थ्रू आप ऊपर ले जा सकते हैं, उनको प्रमोट कर करके हर स्टेज पर आप कोई सिस्टम ऑफ सिलेक्शन, प्रॉपर सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ले डाउन कर सकते हैं। अभी ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जजमेंट आया, उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया था कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के इन्वेस्टिगेशन से पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। तो हम लोगों ने उसको चैलेंज किया था कि भाई सरकार तो खुद ही उसमें करप्शन में इन्वॉल्व होती है, वो क्यों परमिशन देगी। फॉर्चुनेटली दोनों जजों ने ये तो बोला कि हाँ, सरकार तो परमिशन देने वाली अथॉरिटी नहीं हो सकती, लेकिन उसमें से एक जज ने बोल दिया कि लोकपाल परमिशन दे सकता है। लोकपाल तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, कम से कम इंडिपेंडेंट बनाया गया था। आज के डी फैक्टो आज नहीं है इंडिपेंडेंट, क्योंकि सरकार ने सरकारी लोगों को वहाँ बना दिया है, लेकिन इट इज़ सपोज टू बी इंडिपेंडेंट। तो उस तरह से वो फैसला ठीक है कि अगर लोकपाल इंडिपेंडेंट होता तो लोकपाल की परमिशन मांगी जा सकती है। तो उसी तरह से
अगर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, उनके पास तो पावर होनी ही चाहिए, अगर क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है तो जज के खिलाफ एक्शन लेने की। ये थोड़ी आप कर सकते हैं कि जजों को आप ऐसा प्रोटेक्शन दे दें कि आप भ्रष्टाचार भी करें तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। सो द लोअर जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द हाई कोर्ट्स, स्टेट बाय स्टेट। The lower judiciary is accountable to the high courts, and the high courts have the power to take disciplinary proceedings against the lower judiciary. That they don't do so in many cases where they should is a different matter. So if you see the Ghaziabad Provident Fund scam, what happened in that case was that the Provident Fund amounts of the employees of the Ghaziabad District Court were being used to ingratiate High Court judges and in one Supreme Court judge also. Those funds were used to buy air conditioners for them, to buy various things, to hire luxury vehicles for them and so on. So very often what happens is that because these corrupt district court judges or the lower court judges ingratiate themselves to the high court judges, so the high court doesn't take any action against them. And the high court judges are unaccountable. So this is the problem. आप ये कहते हैं कि भाई 5 साल तक वो जेल में है, उसका ट्रायल भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी बेल नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वो नजीब वाले केस में यही बोला था कि भाई अगर इतना टाइम निकल जाए, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, तब फिर इसी आधार पर आपको बेल दी जाएगी, चाहे आपका यूएपीए में ही चार्ज आपके खिलाफ हो। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये बोल दिया कि प्राइमा फेसी केस, किस आधार पर प्राइमा फेसी केस है? वो कहते हैं प्रोटेक्टेड विटनेसेस कुछ कह रहे हैं। तो ये कह सकते थे कि भाई पूरी सर्कमस्टांसेस देखकर कि भाई इनके जितने पब्लिश स्पीचेस हैं वो सब देखकर आप ये नहीं कह सकते कि भाई प्रोटेक्टेड विटनेसेस कुछ कह रहे हैं। पब्लिक रिकॉर्ड में तो कुछ है नहीं जो ये कहता हो कि भाई इन्होंने कोई टेररिस्ट ऑफेंस किया है, वायलेंस का कोई चार्ज है नहीं, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोटेक्टेड विटनेसेस के आधार पर है और कोई एविडेंस है नहीं आपके पास। सारा एविडेंस ये दिखा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई वायलेंस हम नहीं करना चाहते, वायलेंस मत करना, अगर ये लाठी भी चलाएंगे, गोली भी चलाएंगे तो हमको उसका जवाब वायलेंस से नहीं देना है। तो वो कह सकते थे कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने ये बोल दिया कि कोई डेमोन्स्ट्रेशंस, मास डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करना यही अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगी। तब तो फिर इस देश में कभी कोई मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप मास प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने को ही आप कह देंगे कि भाई ये अनलॉफुल एक्टिविटी है अंडर यूएपीए, तब तो फिर लोकतंत्र ख़त्म है इस देश का। फिर तो मास वायलेंस ही हो सकती है, फिर तो जैसा बांग्लादेश में हुआ या और कुछ देशों में हुआ उस तरह की वायलेंस ही होगी। अगर मास प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, उसी को आप अनलॉफुल एक्टिविटी कह देंगे, फिर तो आप क्या रास्ता छोड़ रहे हैं? फिर मास वायलेंस ही होगा। जब पानी नाक के ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर मास वायलेंस ही होगा, जैसे बहुत सारे देशों में हुआ है, इतिहास में बहुत जगह हुआ है।